निर्मला गहतोड़ी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया। जो पिछली बार चुनाव लड़े वो क्यों राजी नहीं हुए? देखिए, अभी रुपयों की घोषणा हुई है, ये इतने ही फंड बट लगा रहे हैं कि ये विकास के विरोधी है। आज इनके पास चंपावत में कोई ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। जो भी यहाँ व्यक्ति इनके साथ घूम रहे हैं वो लोहाघाट विधानसभा से आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं जो ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड में चंपावत एक हॉट सीट बन गई है जब से यहाँ यह ऐलान हुआ कि पुष्कर सिंह धामी मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रत्याशी चंपावत से उपचुनाव की ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा उनके समकक्ष अगर हम देखें या उनके ओपोनेंट में देखें तो निर्मला गहतोड़ी हमें नजर आती हैं। चंपावत की आबोहवा इन दिनों पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंग गई है। तमाम मंत्री विधायक आपको चंपावत में नजर आएंगे और उन्हीं में से चंदन रामदास जी कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत धन्यवाद पहले तो आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत स्वागत रहा। धन्यवाद आपका। सर, मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस चुनाव में आपका, चूंकि ये लड़ाई सीएम के लिए लड़ी जा रही है। देखिए, चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ये सौभाग्य दिया है हमारे चंपावत के निवर्तमान विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी जी ने, जो 2 महीने पहले चंपावत के विधायक चुने गए थे और अच्छे मतों से विजयी हुए थे, जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या से चंपावत को विधायक से ज़्यादा एक मुख्यमंत्री के रूप में ये सीट देने का जो निर्णय लिया। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, चंपावत वालों की ओर से आदरणीय गहतोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि अब चुनाव पूरे यौवन में है और इस समय सभी लोग लालायित हैं, संकल्पबद्ध हैं कि चंपावत को विधायक के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और चंपावत का विकास होगा। चंपावत में पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं बढ़ेंगी, यहाँ रोपवे लगेगा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और मैं समझता हूं कि चंपावत को श्रेष्ठ विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री की बनाने के लिए सब लोग, हम लोग संकल्पबद्ध हैं। कांग्रेस के कुछ आरोपों पर बात कर लेते हैं। निर्मला गहतोड़ी कहती हैं कि रोपवे आप बनाने की बात करते हैं, लेकिन रोपवे कहीं ऐसा तो नहीं ट्रॉली बीच में फंस जाएगी, क्योंकि बिजली यहाँ होती नहीं है। तो ये सीधा एक तरीके से हमला करती हैं आपके वादों पर भी और इरादों पर भी। देखिए, अभी रुपयों की घोषणा हुई है, ये इतने ही फंड बट लगा रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है कि ये विकास के विरोधी है। भाई, अभी आप चुनाव लड़िए। गहतोड़ी को, जो निर्मला गहतोड़ी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया, भाई जो पिछली बार चुनाव लड़े वो क्यों राजी नहीं हुए? और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस खाली मिथ्या के रूप में बात करती है, आरोप प्रत्यारोप करती है। आज इनके पास चंपावत में कोई ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आज इनके पास चुनाव प्रचार में जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो भी यहाँ व्यक्ति इनके साथ घूम रहे हैं वो लोहाघाट विधानसभा से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस से और उसकी प्रत्याशी की है। वो अभी से अगर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर, यहाँ के विकास कार्यों पर अगर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये विकास के विरोधी है। कांग्रेस के हमें झंडे तक नजर नहीं आते हैं चंपावत में हम एंट्री करते हैं, तो उनका कहना था कि ये बहुत जल्दी में इन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया, मतलब मौका तक नहीं दिया विपक्ष को संभलने का। देखिए, जब से गहतोड़ी जी ने इस्तीफा दिया और तब से ये दुनिया जानती है कि चंपावत में उपचुनाव होगा और चंपावत में उपचुनाव निर्वाचन आयोग करता है, हमारी सरकार नहीं कराती है। और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और पूरे देश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें चंपावत का चुनाव भी हो रहा है। कोई अकेले चंपावत का चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं जो ठीक नहीं है। एक संवैधानिक संस्था के नाते चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में उपचुनाव कराए हैं, इसलिए कांग्रेस का जो ये आरोप है निराधार है, मिथ्यापूर्ण है। अच्छा, चुनाव से हटकर आप आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आपके विभाग की बात करते हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है, पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस पर हैं। तैयारियों को लेकर के, शासन प्रशासन को लेकर के कई तरह के सवाल इन दिनों उठे हैं। मीडिया पर भी आप चर्चाएं देखते रहे होंगे, आपसे सवालात भी हुए होंगे। आपका जो विभाग है इस 4 धाम यात्रा में, उसका परफॉर्मेंस कैसा है? आप कैसे देख रहे हैं? खुद की समीक्षा आपने कैसे की है? देखो, 4 धाम यात्रा में मुख्य परिवहन विभाग का ही रोल है
उसके बाद पर्यटन का है, स्वास्थ्य विभाग का है, लॉ एंड ऑर्डर में अपना पुलिस महकमे का है। और इस बार चारधाम यात्रा में हमने 16,500 गाड़ियाँ लगा रखी। एक तो जो हमारे राज्यों से बाहर से गाड़ियाँ आती हैं वो लगा रखी हैं, यहाँ के निजी वाहन हमारे हैं ये लगा रखी हैं, हमारी GMO और जितने भी एजेंसीज हैं ये लगा रखी हैं। और पहली बार मैंने चारधाम यात्रा में 100 गाड़ियों से ज़्यादा रोडवेज की भी लगा रखी हैं और 50 गाड़ियाँ कुमाऊँ की यानी KMO की गाड़ियाँ भी पहली बार चारधाम यात्रा में लगा रखी हैं। इस बार मैंने संकल्प लिया था कि चारधाम यात्रा चूँकि ऐतिहासिक होने वाली है और इतनी भीड़ हो रही है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों को रोकने का प्रबंध करने की बात हो रही है। हमने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उनको भी हमने 1 हफ्ता ब्रेक किया है, क्योंकि सुविधा के लिए हमको सारी व्यवस्थाएं करनी हैं। एक दिन में 12,000 यात्रियों की व्यवस्था केदारनाथ में है, लगभग 20 से ज़्यादा हज़ार यात्रियाँ पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर है, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण न तो चारधाम यात्रा हो पाई थी, न पर्यटन व्यवसायी हमारे खुश थे, न हमारे ढाबा वाले खुश थे, न हमारे सभी सेक्टर के लोग इस बार बहुत परेशान थे। तो इस बार जो चारधाम यात्रा से लोगों के चेहरे खुले हुए हैं, खिले हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि परिवहन विभाग ने इस बार ग्रीन कार्ड सिस्टम किया है। वेल मेंटेन गाड़ी हो, फिटनेस वेल हो, गाड़ी ठीक हो और अच्छा व्यवहार करने वाला ड्राइवर हो, अच्छा व्यवहार करने वाला कंडक्टर हो, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग आए पर्यटक उनको अच्छा व्यवहार मिले और वो कह सकें कि हम देवभूमि में हैं। ये प्रयास इस बार मेरे विभाग ने भी किया है और सभी विभागों के समन्वय से हम इस बार चारधाम यात्रा चला रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन की कमी या कुछ गंभीर बीमारी वालों को जिनकी इस भी निधन हुआ है, मैं ये कोशिश करेंगे, हमारे कल माननीय मंत्री जी भी थे कि हम ये चाहेंगे कि हमने जहाँ भी अपने वो खोल रखे हैं चेकिंग के पॉइंट, वहाँ पर हमने मेडिकल सुविधा दे रखी है और हमने वहाँ पर शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सारी सुविधाएं करके मेडिकल परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। जो गंभीर रोगी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो ऐसी परिस्थिति में केदारनाथ जैसे स्थान पर यात्रा न करें। जब वो स्वस्थ रहेंगे, जब उनकी स्थिति ठीक होगी तब यात्रा करें, क्योंकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। बाबा बद्री और बाबा केदार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हमने निष्कंटक, सुविधाजनक, ऐतिहासिक चारधाम यात्रा की कल्पना की थी, अभी तक वो साकार हो रही है, आगे भी साकार होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, हमारी भी बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास जी को, जो आखिरी में जाते जाते यही कह गए कि व्यवस्थाएं जो हैं हम हर स्तर पर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अपील कर रहे हैं वो श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से जो आ रहे हैं यहाँ पर, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान और अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपका स्वास्थ्य आपको इजाजत देता है तभी आप इस यात्रा पर आएँ। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात तमाम भक्तों से, श्रद्धालुओं से कही थी। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।